एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है ना। ये सुरक्षा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। लेकिन इसे हासिल करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसे एक्टिव रखना। तो चलिए बिना देर किए सीधे डीजीसीए के उन नियमों को समझते हैं जो ये तय करते हैं कि लाइसेंस सिर्फ कागज का टुकड़ा ना बना रहे बल्कि काम करने का अधिकार बना रहे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या एएमई लाइसेंस सच में एक्टिव है? और देखिए, यहाँ बात सिर्फ एक्सपायरी डेट की नहीं हो रही। बात हो रही है उस हाल के तजुर्बे की, उस रीसेंट एक्सपीरियंस की जो सर्टिफिकेशन प्रिविलेज इस्तेमाल करने की पावर देता है। अच्छा, अब ये सारी जानकारी हम कहाँ से दे रहे हैं? ये सब कुछ सीधे डीजीसीए के एयरवर्दीनेस एडवाइजरी सर्कुलर नंबर 5 साल 2020 से है। मतलब ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिस पर ये सारे नियम टिके हुए हैं। तो चलिए सीधे इसी से समझते हैं कि आखिर नियम कहते क्या हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले 6-in-24 रूल क्या है, फिर एक्सपीरियंस को कैसे डिफाइन और नापा जाता है, हम सिमिलर एयरक्राफ्ट और क्रेडिट्स पर भी बात करेंगे, और हाँ, अगर एक्सपीरियंस कम पड़ जाए तो क्या करना है, और आखिर में अपने काम को रिकॉर्ड करना क्यों इतना ज़रूरी है। ये सब जानना करियर के लिए बहुत क्रूशल है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अब डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 6-in-24 रूल की। यही वो नियम है जो एएमई लाइसेंस को एक्टिव रखने की सबसे बड़ी शर्त है। तो नियम CAR 66.A20B2 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कोई भी एएमई अपने सर्टिफिकेशन प्रिविलेज का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक उसने पिछले 2 साल में 6 महीने का मेंटेनेंस एक्सपीरियंस न लिया हो। बिल्कुल सीधी सीधी बात है ना। अब ये सर्टिफिकेशन प्रिविलेज आखिर ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो पावर है जो लाइसेंस देता है, जिससे ये सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ, मेंटेनेंस का काम ठीक से पूरा हो गया है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक बात, ये नियम सिर्फ एक अकेले एएमई पर लागू नहीं होता। CAR 145.A35C के तहत जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें भी ये पक्का करना होता है कि उनका सारा सर्टिफाइंग और सपोर्ट स्टाफ इस ज़रूरत को पूरा करे। मतलब ये नियम पूरी इंडस्ट्री पर हर लेवल पर लागू होता है। तो जब नियम कहता है 6 महीने का एक्सपीरियंस, तो इसका असली मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें इसे 2 हिस्सों में देखना होगा, एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन और उसका नेचर। तो इसे ऐसे समझिए, पहला है ड्यूरेशन, मतलब कितने लंबे समय तक काम किया, और दूसरा है नेचर, मतलब किस तरह का काम किया। डीजीसीए के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है सिमिलर एयरक्राफ्ट का, मतलब एक्सपीरियंस एक जैसे कई एयरक्राफ्ट्स पर काउंट हो सकता है। अब ये सिमिलर कैसे तय होता है? ये देखा जाता है कि क्या उनके प्रोपल्शन सिस्टम एक जैसे हैं, जैसे टर्बोफैन या पिस्टन, या फिर क्या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक जैसे हैं, मैकेनिकल या पावर्ड। एवियोनिक सिस्टम देखे जाते हैं, एनालॉग या डिजिटल, और हाँ, स्ट्रक्चर भी, जैसे मेटल या कंपोजिट। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नंबर्स पर। आखिर एक्सपीरियंस को नापने के लिए कौन से आंकड़े और मैट्रिक्स देखे जाते हैं? एक्सपीरियंस के ड्यूरेशन को साबित करने का पहला ऑप्शन है कम से कम 180 अलग अलग मेंटेनेंस टास्क, और दूसरा ऑप्शन है कम से कम 100 पूरे वर्किंग डेज का मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये 2 अलग अलग ऑप्शन हैं। या तो 2 साल में अलग अलग तारीखों पर किए गए 180 अलग अलग टास्क का रिकॉर्ड दिखा दें, या फिर मेंटेनेंस में बिताए गए 100 पूरे वर्किंग डेज का रिकॉर्ड दे दें। मतलब हर दिन लगभग 7-8 घंटे का काम। दोनों नहीं करने हैं, इन दोनों में से कोई एक। एक और मजेदार बात, जरूरी नहीं कि सारा का सारा एक्सपीरियंस सीधे एयरक्राफ्ट पर काम करके ही मिले। इसमें से 20% तक, मतलब कुल एक्सपीरियंस का 5वां हिस्सा दूसरी एक्टिविटीज से भी आ सकता है, जैसे कि इंस्ट्रक्टर बनकर ट्रेनिंग देना, टेक्निकल सपोर्ट, इंजीनियरिंग या फिर मेंटेनेंस मैनेजमेंट का काम। चलिए अब कुछ स्पेशल कंडीशंस पर बात करते हैं, खासकर उनके लिए जो कई सिमिलर एयरक्राफ्ट पर काम करते हैं या जो पहली बार ऑथराइजेशन ले रहे हैं। अगर सिमिलर एयरक्राफ्ट वाला क्लॉज इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात याद रखनी है, कुल एक्सपीरियंस का कम से कम 30% हिस्सा सिमिलर एयरक्राफ्ट के हर ग्रुप के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा इसलिए है ताकि ये पक्का हो सके कि एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही चीज में सिमट कर ना रह जाए।
जो लोग पहली बार ऑथराइजेशन ले रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगर हाल ही में किसी CAR 147 ऑर्गेनाइजेशन से टाइप ट्रेनिंग पूरी की है तो वो ट्रेनिंग उस खास एयरक्राफ्ट के लिए 6 या 24 महीने वाली एक्सपीरियंस की ज़रूरत को पूरा मान लिया जाएगा। ये क्रेडिट एयरक्राफ्ट, कंपोनेंट और इंजन रेटिंग्स सब पर लागू होता है। बस एक शर्त है, ट्रेनिंग ऑथराइजेशन मिलने के ठीक 1 साल के अंदर पूरी होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से ये रीसेंट एक्सपीरियंस पूरा नहीं हो पाया, तो क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं है। नियम में वापस ट्रैक पर आने के लिए भी साफ रास्ते बताए गए हैं। तो इसके लिए 3 मेन रास्ते हैं। पहला है एक्वायर, मतलब जितने भी टास्क या दिन कम पड़ रहे हैं उन्हें एक्टिवली काम करके पूरा कर लीजिए। दूसरा है ट्रेन, मतलब उस रेटिंग के लिए एक पूरा टाइप ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कर लीजिए। और तीसरा ऑप्शन है लिमिट, मतलब एक लिमिटेड ऑथराइजेशन ले लीजिए जिसमें वो काम शामिल नहीं होंगे जहां एक्सपीरियंस की कमी है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी कदम पर, अपने काम को रिकॉर्ड करना, लॉग बुक का महत्व। क्योंकि सीधी सी बात है, बिना रिकॉर्ड के एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है। रूल 67A इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। लॉग बुक में साफ साफ दिखना चाहिए कि 6/24 महीने का नियम पूरा हो रहा है। इसका मतलब है कि ड्यूरेशन यानी कितने टास्क या दिन, और नेचर यानी किस तरह की एक्टिविटी, ये दोनों ही चीजें रिकॉर्ड करनी होंगी। और ये सब DGCA के बताए फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे CA फॉर्म 19-10। हाँ, अगर कोई ऑटोमेटेड या डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी चलेगा, बस शर्त यह है कि उसमें भी उतनी ही डिटेल होनी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत को हम एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। काम किया है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन क्या लॉगबुक किसी भी रिव्यू के लिए तैयार है? यही वो सवाल है जो लाइसेंस के एक्टिव रहने और प्रोफेशनल भविष्य को तय करता है।